संखदीप, बंगाल इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टिव, नॉन प्रिडिक्टिव स्टेट। क्या मैं सही कह रही हूं? लेकिन क्या वो प्रिडिक्शन आपके पास है? बंगाल में बीजेपी कहा जा रहा है बीजेपी इस दफा गेन करेगी, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये सच है या ये एग्जिजरेशन है? देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर बंगाल में जो कैंपेन करने आए थे और मैंने देखा कि कोई टीवी चैनल में इंटरव्यू में कहे थे कि बंगाल में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा। बट मुझे नहीं लगता कि पिछली बार से बंगाल में बीजेपी का बहुत ज्यादा सीट बढ़ने का कोई जगह है। देखिए, बीजेपी के पास बंगाल से 18 सीट था, बट वो 18 के 18 सीट बीजेपी इस बार नहीं जीत पाएंगे। मतलब मेरा जो असेसमेंट है, मैं मतलब माइक्रो लेवल पे नहीं जाना चाहता हूँ कि कौन सीट बीजेपी जीत रहा है कौन सीट नहीं जीत रहा है, बट मैं मोटे मोटा यही कहना चाहता हूँ कि जो 18 सीट बीजेपी के पास था वो 18 के 18 बीजेपी नहीं जीत रहा है। ये आप मतलब पक्का है, ठीक है? तो बीजेपी नया सीट भी जीतेगा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो पुराना सीट 2-3 कम होगा, नया सीट 2-3 जुड़ेगा भी। तो मिला के जो पिछले बार का जो टैली है 18 सीट, उसका प्लस माइनस 1-2 ही रहेगा। मतलब बंगाल से बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा मिलने का मुझे नहीं चांस दिख रहा है। और ये संखदीप, क्योंकि बंगाल में आप बैठे हैं लेकिन निश्चित देश की सियासत को, पूरे देश को ओवरऑल आप देख रहे होंगे। अमित शाह का ये जो कहना है कि 5वें फेज तक 310 सीटें हम हासिल कर चुके, ये नैरेटिव कैसा है? नहीं, ये तो विजय जी शुरू में ही बोले थे कि पतंगबाजी, तो ये पतंगबाजी है, एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है। देखिए, 10 साल सरकार में है, जैसे समीर जी बोल रहे थे, वो लोग हमसे भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बट 10 साल के बाद मतलब क्या क्वालिटेटिव डिफरेंस दिख रहे हैं, ये भी सवाल है ना। मतलब बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, प्राइस राइज एक बड़ा सवाल है। उसमें जो ऊपर से नैरेटिव है उसमें हम लोग बात कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पे लोगों का क्या कठिनाई है उस पर नहीं जा रहा है। दूसरा ये है कि पिछले कई सालों में मैंने देखा कि कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में कांग्रेस जीते हैं, तो इसका तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। और बीजेपी क्या है कि नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट में बीजेपी सैचुरेशन पे है। तो जब आप सैचुरेशन पे पहुंच गए हो तो आपका बढ़ने का जगह ज्यादा नहीं होता है। लेकिन एक और बड़ा वैलिड पॉइंट है विजय जी, और वो वैलिड पॉइंट ये है कि एक सेकेंड, हाँ, कह लीजिए संखदीप जी, कह लीजिए। हाँ, ये आप जब कह रहे हो कि बंगाल इज द मोस्ट फेवरेबल स्टेट और बंगाल विल बी मोस्ट मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, आपका बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में अगर इतना फेवरेबल सिचुएशन में भी अगर आपका सिर्फ 18 से बढ़ के 24, 25, 26 नहीं हो रहे हैं, तो जहां पे आप सैचुरेशन पे पहुंच गए हो वहां पे कैसे बढ़ने का उम्मीद हम कर सकते हैं? ये संखदीप बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 18 से बीजेपी बढ़ने की स्थिति में बंगाल में नहीं है, और क्योंकि 4 जून सारी चीजें तय करने वाला है। लेकिन विजय, मैं आपसे ये पूछ रही थी, मैं हरियाणा गई थी और माहौल ये कमोबेश बनाने की कोशिश है कि 7 से 8 सीटें कांग्रेस टक्कर दे रही है, 7 से 8 सीटों पर। मैं हरियाणा की बात कर रही हूं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पर पोलिंग एजेंट है, बूथ का कार्यकर्ता है, चुनाव मैनेजमेंट है, इलेक्शन मशीनरी है, वो बहुत एक्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच में नहीं दिखती। ये भी भारी पड़ सकता है क्या? देखिए, आज ही मेरी एक बीजेपी के राजस्थान के एक नेता से बात हो रही थी। उनका भी ये कहना था कि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी एक करनाल, एक फरीदाबाद, एक गुरुग्राम, ये 3 सीटों को छोड़कर बाकी 7 सीटों में उनको बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। मोटे तौर पर 6-7 सीटें बताई जा रही हैं जहां बीजेपी हार सकती है, हरियाणा की बात। लेकिन मैं 2 चीजें और कह दूं। अभी जो साहब कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ लूज कर सकती है या यहाँ कम, वो कर्नाटक तो भूल गए। कर्नाटक में तो 28 में से 1 जीती थी, इस बार 15-16 सीटें जीतने की स्थिति में है।
हरियाणा और राजस्थान मिलाकर कांग्रेस करीब करीब 15 सीटें जीतने की स्थिति में है। तो इसलिए आप कांग्रेस को, और दूसरी बात, जो इतना बड़ा मार्जिन था वो मार्जिन कम हो जाएगा, इतना बड़ा मार्जिन था कम हो जाएगा अगर बीजेपी अगर इतनी आश्वस्त थी। तो भीलवाड़ा में राजस्थान का एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, 6 लाख वोट से जो जीता हुआ उसको बदल क्यों दिया गया? 12-13 ऐसे कैंडिडेट क्यों बदल दिए गए जो 2.5 लाख से लेकर 4 लाख के अंतर से जीते थे? तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल डिजिट कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है? यही तर्क अपनाया जाए तो जी, आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रिपल डिजिट में भी पहुंचने को बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है कांग्रेस के लिए, ये मुश्किल नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस 90 से लेकर 100 के आसपास आ सकती है। आप चाहो तो मैं सीटें गिन के बता सकता हूं मेरे हिसाब से मैं बता सकता हूं। और अकेले पिछली बार कांग्रेस ने जितनी सीटें पूरे इंडिया भर से जीती थी उतनी सिर्फ दक्षिण भारत में जीतने की स्थिति में है। यानी शहजादे की उम्र जितनी सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की, जो ये मोदी जी कांग्रेस की नहीं आएंगी, मोदी जी कह रहे थे, तो शहजादे, हाँ प्रधानमंत्री जी, तो शहजादे की उम्र की जो के बराबर की सीटें तो दक्षिण भारत से ही आ जाएंगी। तो समीर जी, 4 जून के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर जाने की नौबत है इंडिया गठबंधन की? अभी आज ही कहा अमित शाह ने, या फिर स्थिति कुछ और? देखिए, मुझे लगता है अगर एक और जोड़ देती हूं इसमें, अगर कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है अगर ट्रिपल डिजिट में जाता है तो वो सरकार बनाने वाला जो नैरेटिव है उसकी सच्चाई क्या? देखिए, अगर कांग्रेस अकेली ट्रिपल डिजिट में चली जाती है, मतलब 52 से लेकर 54 से लेकर कांग्रेस 100 सीटों पे चली जाती है, उसका मतलब है कि कांग्रेस दुगने से ज्यादा सीट ले आती है, करीब करीब दुगने की सीट ले आती है। तो मुझे लग रहा है फिर तय है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर सीटें बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कांग्रेस के फेवर में इतनी कि कांग्रेस 52 से लेकर 100 पे चली जाए। न भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है जमीनी स्तर पर, अपने संगठन के हिसाब से, संघ के काम के हिसाब से, या मोदी की लोकप्रियता के हिसाब से इतनी कमजोर है, या विपक्ष में कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि वोटर्स मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, 10 साल के काम को छोड़ के सीधे राहुल गांधी के फेवर में या कांग्रेस करे। मुझे लग रहा है सीटें बढ़ेंगी। देखिए, सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, सीटें बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगी 50 की 100 सीटें कांग्रेस चली जाएंगी। ठीक है समीर।